जिला मंडी जिसे हिमाचल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। मंडी का नाम सुनते ही हमारे जहन में उभर आती है एक तस्वीर। यहाँ के खूबसूरत लोक नृत्य लुड्डी की, यहाँ के पारंपरिक लोकगीत जिसमें मुख्यतः बारहमासा विरह गीत और हाथा लेंदी लोटकू देबकू जैसे गीतों के खूबसूरत बोल हमारे मनोमस्तिष्क में उभर कर आते हैं। मंडी अपने आप में एक विस्तृत क्षेत्र है और अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो अपने आप में बहुत सारी संस्कृतियों को एक साथ समेटे हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस विशेष कड़ी में जिला मंडी की लोक संस्कृति के एक विशेष पहलू पर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुद की तलाश की इस विशेष कड़ी में आज का जो विषय है वो है मंडी की लोक संस्कृति में लोक मुक्त गीतों की परंपरा। इस विशेष कड़ी में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं वो अपने क्षेत्र में साहित्य की बात करें तो लोक कथाएं, लघु कथाएं, साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही में अपनी गजब की पकड़ रखते हैं। अभी तक उनके 3 काव्य 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और 1 प्रकाशनाधीन है। 3 एकांकी संग्रह है। लगभग 8 पुस्तकें ऐसी हैं जिसके माध्यम से उन्होंने लोक साहित्य का संग्रहण और संकलन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जिला मंडी के सुंदरनगर के क्षेत्र महादेव गांव से संबंध रखने वाले हमारे कृष्णचंद महादेविया जी। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस नमस्कार जी, विशेष दर्शकों को भी नमस्कार। आपसे हम पहले भी खुद की तलाश के माध्यम से कई बार मुखातिब हो चुके हैं और आज एक बार फिर आपसे मिलने का सौभाग्य मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक बार पुनः आपका खुद की तलाश की ओर से और अपने सभी दर्शकों की ओर से, अपनी ओर से सर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज का जो विषय है वो बहुत रोचक है क्योंकि आप स्वयं जो है लोक साहित्य, लोक संस्कृति को संजोने का एक अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं और साहित्य में खैर जो आपका दखल है वो तो अपनी जगह अलग रखता है। तो पहले भी इस विषय पर हमने आपसे बात की थी जिला मंडी के पारंपरिक लोक मुक्तक गीतों पर, जो इसमें दर्शकों ने बहुत इंटरेस्ट लिया था, बहुत रुचि ली थी। संभवतः आज भी दर्शक हमारे साथ इसी तरह से जुड़ेंगे और आपके माध्यम से लोक मुक्तक गीतों पर कुछ चर्चाएँ होंगी और कुछ लोक मुक्तक गीत हम आपसे सुनेंगे। तो क्या हम इस चर्चा का आरंभ करें? जी, करते हैं। जी। तो सर शुरुआत क्योंकि मंडी की बात हो रही है और मंडी को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। तो इस सांस्कृतिक राजधानी का इतिहास, इस पर आप थोड़ा-सा इसका जो सांस्कृतिक इतिहास है, उस पर विशेष रूप से हम चाहेंगे कि आप हल्का-सा प्रकाश डालें। वैसे तो राज्य और रजवाड़ों पर ही जो इतिहास या सांस्कृतिक जो इतिहास है, उस पर बात की जाती है। जी। लेकिन मंडी जिला में या हिमाचल की तरह और जिलों में भी जो लोक हुँ, है, लोगों के जन्म के साथ ही उनका जो सांस्कृतिक जो इतिहास वो जुड़ जाता है या हुँ, उनकी जो परंपराएं हैं वो इसी में सम्मिलित हो जाती हैं हमारी संस्कृति में। हुँ, तो वो हुँ, मैं समझता हूँ कि ये जो जैसे कि जन्म के साथ साथ ही जब यहाँ आदमी का प्रादुर्भाव हुआ होगा, तब से ही हुँ, जो सांस्कृतिक इतिहास है मंडी जिला का वो प्रारंभ हुआ होगा। हुँ, लेकिन जैसे कि हिमाचल के और राज्यों जिन्हों राज्य कहा जाता था उस जमाने में आजादी से पहले, तो हुँ, जिला मंडी में भी सुकेत नाम से रियासत चला करती थी। लेकिन जी। जब हम और पौराणिक काल में देखते हैं तो सुकुट नाम से सुकेत को जाना हुँ, जाता है। हुँ, लेकिन सुकुट से पहले भी जैसे जो यहाँ के जो शब्द हैं, परंपराएं हैं या जो संस्कृति से जुड़ने वाली चीजें हैं, उनसे स्पष्ट हुँ, होता है कि यहाँ कभी लोकतंत्र या गणतंत्र रहा है। हुँ, उसके उपरांत ही काल बाद के काल में राजतंत्र आया। जी। तो राजतंत्र में
सैन वंशज यहाँ सुकेत में और जी मंडी में राजा रहे हैं। पहले तो सुकेत ही था, लेकिन सुकेत का एक भाग टूट करके मंडी बना, और मंडी से आगे चल करके जो भाग था जिसको चौतड़ा बोलते हैं या बीड़ बंगाल का क्षेत्र बोलते हैं, वहां पाल बंसी राजा राज्य करते थे। लेकिन पालों का जो राज्य था वो छीन लिया, कुछ मंडी वालों ने छीना और कुछ कुल्लू वालों ने छीना, और वो राजवंश खत्म हो गया। उसको मंडी में ही सम्मिलित किया गया, जो आज चौतड़ा का क्षेत्र है या बीड़ का क्षेत्र है। उसी जी तरीके से जैसे जो सुकेत का जो क्षेत्र रहा है, वो जो आगे जाकर के जो तत्तापानी है वहां से लेकर के जो बहना खड्ड है वहां से लेकर के मंडी के जैंचुनौन तक रहा, लेकिन बाद में फिर युद्ध हुए और वो भौर तक सीमित होकर के रह गया। और आजादी के बाद तो पूरे का पूरा जो क्षेत्र था, ये पूरे का पूरा जो सुकेत क्षेत्र था और जो मंडी रियासत थी, दोनों को मिला करके एक ही जिला मंडी बनाया गया। जी अब मंडी के जी 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 सर, आप जारी रखिए, उसके बाद मैं अपनी बात रखती हूँ। अब मंडी के जो इतिहास है या उसका जो सांस्कृतिक जुड़ाव है, उसे हमारे जो अवयव हैं, जैसे कि आपके जो खान पान है, रहन सहन है, उठना बैठना है, और हमारे संस्कार हैं, वैवाहिक संस्कार हैं, दूसरे अन्य संस्कार में सारे सम्मिलित हो जाते हैं, सारे शामिल हो जाते हैं। जब हम देखते हैं तो जैसे कपड़ों की बात देते हैं, जैसे कि जो पहनावा था, हालांकि जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद ही वो पहनना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि हमारा आज से बहुत वर्ष पहले जब इतनी आबादी नहीं थी, आबादी कम थी और घने जंगल थे, पेड़ बहुत थे, तो ऊन का इस्तेमाल किया जाता था। कृषि प्रधानता थी और पशुपालन प्रधानता थी यहाँ पूरे मंडी क्षेत्र में। तो कृषि और पशुपालन के आधार पर ही सारा वो सब कुछ चलता था, लेन देन भी उसी से चलता था। मात्र पशुओं का क्रय विक्रय होता था, या जो दूध दही वगैरह बिकता था, या दूसरी चीज जो बेची जाती थी, हाथ की बनाई हुई चीजें, जैसे कि आपके तोड़ू हैं, पट्टू हैं, पुले हैं, या जो पहनने का सामान था। उसके लिए हमारे यहाँ एक जो सुंदरनगर के पास उसके रियासत में, या जैसे कि मंडी के अलग अलग जगहों पर जो मेले सजते थे, मेले लगते थे, तो एक तंगड़ नाम से नलवाड़ लगती थी सुंदरनगर में, जो आज का जो पुराना बाजार है उसके साथ ही एक चौगान है वहां। तो वहां वो मेला लगता था, उसको तंगड़ नलवाड़ बोलते थे। तो वहां पर वो जो किसानों का सामान से लेकर के आदमियों के पहनने का सारे सामान वहां पर बिकता था और लोगों को मिलता, यहाँ तक कि अन्न के प्रकार भी वहां सभी मिलते थे। और एक प्रकार से वो अद्भुत नलवाड़ी थी। वहां जो एक नाला बहता था उसका नाम भी उन्होंने नरिहर नाला उसको आज भी कहा जाता है। लेकिन अब वो जो नलवाड़ी है, तंगड़ नलवाड़, वो बहुत वर्षों से बंद है। उसी तरह कई जो मेले थे हमारे वो बंद हो गए। तो ये संक्षिप्त इतिहास है जी। बहुत सारी चीजों को एक साथ समेटा गया है। खैर, ये जो अगर हम लोकगीतों ये लोक त्योहारों की बात करें या मेले त्योहारों पर ही बात करें तो मुझे लगता है एक एपिसोड कम पड़ जाएगा। खैर, बहरहाल हम बात कर रहे हैं लोकगीतों पे, और लोकगीतों में भी विशेष प्रकार के गीतों की बात कर रहे हैं, लोक मुक्तक गीतों की। पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम मंडी जिला की बात करें तो कितनी तरह के पारंपरिक लोकगीत वर्तमान में या अभी तक प्रचलित हैं हमारे जिला मंडी में? लोकगीतों में मंडी में बहुत सारे गीत प्रचलित हैं। जैसे कि लोकगीत जो आम गीत गाते हैं, जैसे आपने भी नाम लिया आथा लेंदी लुटकू दिपकू, या दूसरे जो बारहमासा गीत हैं। हमारी जो मैडम रूपेश्वरी हैं वहाँ पुरानी मंडी से, बहुत अच्छे गाती हैं बारहमासा गीत। तो उसी तरीके से जैसे हमारे भ्यागड़ा गीत हैं, हमारे लाहणी गीत हैं, हमारे हास्य व्यंग्य के गीत हैं, और जो लोक नाटकों में गीत रहते हैं वो लोक गीत भी हैं। अच्छा, गाथा गीत है। फिर लोक गीतों में जैसे कि आपके शादी विवाह के गीत हैं, शादी के समय गाने वाले गीत हैं, विवाह के समय गाने वाले गीत हैं, जन्म के समय गाने वाले गीत हैं। और कई जगह जैसे कि जो पहले तो गीत गाए जाते थे, जैसे को कोसो का क्षेत्र है, तो मरने के बाद भी गीत गाए जाते थे। यहाँ की एक परंपरा थी वहां। तो जो हमारे मित्र वहां से बताया करते थे कि भाई एक धुन बजती थी जो सहनाई वादक और नगाड़े के साथ वो जो मृत्यु होती थी तो सबको ले जाया जाता था, तो उसमें भी वो गीत गाए जाते। कांगड़ा में अभी तक वो शायद गीत कहीं कहीं वो
हैं, लेकिन अब वो गाए नहीं जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी जो हमारे लोक गाथा गीत है, उसके साथ ही हमारे जो लोक मुक्तक गीत है, वो थोड़े भिन्न हो जाते हैं। लोक मुक्तक गीत मतलब मुक्त है वो, और वो किसी भी प्रकार का, जैसे और गीतों के साथ गीत है, संगीत है। हालांकि लोक मुक्तक गीतों में भाव है, लय है, लोच है, तुकांत है, और अनायास ही छंद भी आ जाते हैं, प्रतीक और बिंब भी आ जाते हैं। ये जो लोक गायक थे, अनायास ही आए हुए हैं वो। जब वो चले नदी की तरह, जब चले होंगे गीत, ये लोकगीत चले होंगे, जब इनका निर्माण हुआ, जब ये लोकगीत किसी के मुंह से निकले, उनका जो अंतस्फुटा होगा, तो जब वो बोल निकले होंगे तो वो लोक मुक्तक गीत के नाम से निकले। हालांकि लोकगीत तो बहुत गाते हैं, लेकिन लोक मुक्तक गीत खास करके बड़े कम मात्रा में गाए जाते हैं। जी, इसका कारण जी 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 सर, हालांकि जो लोक मुक्तक गीत हैं, जैसे हमारा करसोग क्षेत्र है, वहां पर बालो और नैनी भी गाई जाती हैं। नैनी भी बालों की तरह ही होती है, जैसे कि गंगी जिसकी उसी तरह की होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि झूरी बामणु लामण आदि का जो और गंगी का जो मिला जुला रूप है, वो नैनी कह सकते हैं। फिर हमारा जो सुंदरनगर का क्षेत्र है, वहां पर बालो और गंगी गाई जाती है। फिर हमारा जो जोगिंद्र नगर क्षेत्र है, वहां भी बालो और गंगी गाई जाती है। लेकिन सराज घाटी और हमारा जो चौहार घाटी है, उस क्षेत्र में बामणु लोक गीत और झूरी, लामण, भंवरू गाए जाते हैं। और इनकी जो परंपरा है, अब जैसे प्रश्न करेंगे जैसे कि कब शुरू हुई होगी, कैसे शुरू होगी, किसे कैसे की होगी, तो मेरा तो ये ख्याल है कि जब हिमाचल प्रदेश का, या खास करके जैसे पूरे हिमाचल का ही, मंडी जिला का भी वैसा ही है, जो परिश्रम प्रधान रहा है, कृषि प्रधान रहा है, और पशुपालन प्रधान हमारा ये क्षेत्र रहा है। जैसे कि हमारा जो लेन देन था, जैसे जो हमारे साथ जुड़े होते थे, जैसे जो सिलाई का काम करते थे, बूट बनाने का काम करते थे, जैसे कि खेती के लिए जो सामान बनाते थे, लोहारगिरी करते थे, और जो नाई बाल काटने का काम करते थे, इस प्रकार जो सारे काम करते, पुरोहित थे या जो वैद्य थे, उनको भी अनाज दिया जाता था। मेरे जमाने में भी, जब मैं लगभग आज 35-40 साल का था, अब तो मैं 65 वर्ष का हो गया हूँ, जब 45 साल का भी था, तब भी हम उनको वही देते थे, यानी कि उनको छाथा बोलते थे। अच्छा, जो पेड़ू बनाते थे हमारे, हालांकि उसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो उसमें भी जो बांस का काम करने वाले थे, उनको भी छाथा दिया जाता था, और अनाज के रूप में उनको हम अनाज देते थे। जी। उसी तरीके से जी। और ये जो लोक मुक्तक गीत हैं, इनका सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुझे लगता है कि जब मनुष्य चैतन्य हुआ होगा, उसमें ज्ञान और शिक्षा आई होगी, तब से लोक मुक्तक गीत मंडी में या पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रचलित हुए हैं। जी। इस जैसे कि हमारा जो समाज एक तो परिश्रमी है ही, दूसरा उसमें जो भोलापन है, हमारे जो हिमाचल के लोग हैं, मंडी जिला के लोग हैं, वो भोले हैं और अति संवेदनशील हैं। जैसे कि चाहे कहीं भी आप ले लें, जन्म से लेकर के मृत्यु तक तो होते ही हैं। मेले में, त्योहारों में, देवी देवताओं की गाथाओं, देवी देवताओं के मेलों में, या उनको पालकी में ले जाते हैं, या घर घर जब जाते हैं, तो उसमें भी बड़ी संवेदना के साथ, बड़े आस्था और श्रद्धा के साथ वो लोग जाते हैं। तो ये लोक मुक्तक गीत भी इसी रंग से प्रस्फुटित हुए हैं। पर इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि जब ये लोक गीत निकले, जब परिश्रम करते थे, तो भी थोड़ा सा, जैसे कि कभी पत्नी मायके चली गई, या जैसे कि पशुपालन जब करते हैं, खास करके जो ये लोक मुक्तक गीत हैं, इनको एकांत में या खुले खुले वातावरण में गाया जाता है। जैसे पशु चराते हुए, या कहीं आप खेतों में काम करके थक गए हैं, जैसे जो महिलाएं थी, जैसे कि वल घाटी है, या जहाँ मैदानी एरिया में जो ढेले तोड़ते थे, अब आजकल तो ढेले तोड़ने का रिवाज ही नहीं है। जो खेतों में जब धान बीजते थे, अलग अलग प्रकार के धान बीजते थे, तो उसमें ढेले तोड़ने का रिवाज था, और गीत गाने का भी रिवाज था। उसमें कटाई करती बार भी गीत गाते थे, लोक गीत गाते थे। लेकिन मुक्तक गीत गाती बार जब ये लोगों को जो विरह हुआ होगा, संयोग वियोग हुआ होगा, तब उनके जो अंदर से जो बोल निकले, वो लोक मुक्तक गीतों के रूप में निकले। जी, और एक तो इनका जी जो
सहजता सहज ही किसी काम को करते, श्रम साध्य कार्य को करते हुए किसी भी आम जनमानस के मुख से जो ध्वनियाँ प्रस्फुटित हुई होंगी वो लोक मुक्तक, यानी कि मुक्तक का मतलब ये है कि मुक्त रूप से किसी चीज़ से बंधा हुआ जो नहीं है। हम जी जी जी। आपके पास कही सर नैनी, अ, बालो, गंगी, जो या फिर बामणु, हिमाचल के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरह से तो गाई ही जाती हैं, ये लोक मुक्तक गीत जी गाए जाते हैं। लेकिन मंडी में भी अपने आप में इनमें समरूपता इनके नाम में तो एटलीस्ट नहीं है। तो विषय पे जी। आने से पहले कि इसके क्या विषय रहते हैं, किस तरह की शैली रहती है, मैं चाहती हूँ कि पीछे बात की आपने कि बहुत सारे लोक गीतों की जो परंपरा है जिला मंडी में, अनेकों तरह के लोकगीत प्रचलित हैं। कोई एक प्रकार का लोकगीत चाहे वो बिहागड़ा, बारहमासा, बारह या कोई गीत का एक छोटा-सा मुखड़ा आप सुना दें, और इससे पहले दर्शकों से आग्रह है कि इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और खुद की तलाश के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए यदि कोई ग्रुप से जुड़ा है हमारे साथ। जी। जैसे कि जी जो सर। देवकू लोकगीत है हमारे वहाँ, हुँ, वो तो आप सभी जानते हैं कि वो किस ढंग से उनका जो हुँ, आज भी वो द्रंग क्षेत्र है, द्रंग के साथ ही वो बावड़ी आज भी है, अभी तक वो हुँ। विद्यमान है बावड़ी वो। जी। हथा लेंदी लोटकू देवकू कछा पाया घड़ोलू, वो चल मुइये नौना पर जाना, वो चल मुइये नौना पर जाना। तो इस क्या प्रकार से बात! जो आज भी जो बावड़ी है, उसको देखते ही वो पुरानी वो तरोताजा हो जाती हैं वो यादें कि भाई किस प्रकार से देवकू बहुत ही सुंदर रही है अपने समय में। और हुँ, बाद में तो वो जैसे जैसे वो उनका जो विरह हो गया, चले गया किसी और हुँ, ने, गाहिया नरोत्तम थे एक बाद में चित्रकार, उनसे उनकी शादी हो गई और गाहिया नरोत्तम जी की छठी पत्नी के रूप में वो रही है, शायद जेल से हुँ, छूटने के लिए। कई प्रकार की बहुत कथाएं हैं। लेकिन ये जो लोक मुक्तक गीत है, इनका हुँ, जो सबसे बड़ा जो है, जो मुख्य जो उनका हम बोल सकते हैं कि जो इनका जो मुख्य चेतना या अवयव बोल सकते हैं वो है श्रृंगार रस। जी, ये श्रृंगार बिल्कुल। रस से परिपूर्ण है। और इनका जो एकल रूप में गाया जाता है इनको, जैसे एकल या जैसे कि सवाल जवाब के रूप में गाते हैं। एक हुँ, आदमी भी इनको गाता है, जैसे कि पार धार पर खड़ा होता है, जैसे कि पशु चरा रहे हैं या खेत में एकांत खेत में है, तो वहां से भी हुँ, वो लय में गा रहा है। तो एकल रूप में गाते हैं। फिर उनकी जैसे हो गया कि भाई एकांत में गाना है, जैसे कि खुला खुला वातावरण हो, इसके साथ हुँ, किसी भी प्रकार के साज और बाज की जरूरत ही नहीं है, तभी तो उसका नाम मुक्तक है, मुक्त है, कि सभी सर तरीके मैं से ये मुक्त है, खुला खुला। मतलब पूरे हृदय की जो दर्द है, जो पीड़ाएं हैं, जो संयोग है, जो वियोग है, वो सारा जो सारा इन गीतों में निकल जाता है। और कभी कभी तो बड़ा दार्शनिक जो इनका रूप है वो निकल पड़ता है, बड़े अच्छे हुँ, तरीके से निकल पड़ता है। कई बार जी, जैसे मैं कि आप मैं आपसे बामणों का एक जैसे उदाहरण है कि हुँ, पारली धारारी मामिए, हुँ, उवारली धारारी बुब्बे, हुँ, पारली धारारी मामिए उवारली धारारी बुब्बे, गोरे गोरे थे तेरे गालड़ू, दांद हुँ, लोड़े थे दोरे चुबे। तो हुँ, वो मामी और बुबोई के बहाने जो अपने बात कर रहा है श्रृंगार रस में, कि भाई हुँ, आपके जो ये जो चेहरा है, आपके गाल हैं, वो श्वेत चाहिए थे, गोरे गोरे चाहिए थे, ताकि भाई मैं हुँ, उनका भाई वो चुम्बन ले सकूं। इस प्रकार हुँ, से जो श्रृंगार रस का जो उसमें प्रस्फुटित होता है, जो उसमें दिया हुआ है। हुँ, एक देखिए कि आप जब दो आदमी मिलते हैं, एक मुक्तक हुँ, में दो आदमियों की बात कही गई है कि हुँ, बीण धनोटुआ, हुँ, रौणे पौदी नाटी, हुँ, नैण नैण मिले, जीभ हुँ, दुहां दी काटी। देख कितनी अच्छी क्या बात! बात कही है, इस बड़े शब्दों में, बड़े आसान शब्दों में, कि हुँ, जो धनुटू होता था पहले, एक जैसे साज की बात आई है, इतिहास की बात है कि साज ऐसा होता धनुटू की तरह, जो हुँ, बीन की तरह बजता था। जैसे हुँ, आजकल वहां क्या नाम लिया, जो चंबा के क्षेत्र की ओर जो बजाते हैं, ताली भी बजाते रहते हैं वो साथ में, उसी प्रकार का एक हुँ, धनुटू जो एक साज रहा है, तो बीणा की तरह वो हुँ, बजता था। भाई वो जो जो आंगन है या जो चुबारा है, वहां पर वो बीन बज रही है और लोगों ने नाटी डाली हुई है। हुँ,
और हम दोनों के हम भी वहां पर साथ साथ हैं सर भाई। हमारे काफी नैन सलाह नैन तो मिल गए हैं, आंखें हमारी मिल रही है, लेकिन हमारी जीभ जो है वो बात नहीं कर पा रही है, हमसे बात नहीं हो पा रही है। जैसे कि किसी को जब जैसे प्रेम होता है किसी में, जब छोटी उम्र में प्रेम होता है जैसे, तो जब सामने से गुजर जाते हैं तो बात नहीं होती है, आंखें जरूर मिलती हैं। उसी तरीके से इस लोक मुक्तक गीत में देखिए इतिहास कितने जमाने का है, तो उसमें भी वो वही संवेदना, वही लाज, वही लोक लाज और वही शर्म, वही झिझक इस लोक मुक्तक गीत में दी है। और हाँ जी श्रृंगार से इनसे जैसे कि हम जब खुद गाते हैं तो उसमें आनंद की प्राप्ति होती है, जब दूसरा वो सुनता है उसको भी आनंद की प्राप्ति होती है, मतलब उसमें भी वही वही भाव जो है वो जागते हैं, मतलब बड़े अच्छे तरीके से वो उनको वो। अच्छा, इसमें फिर जैसे कि गा उस समय की जो आपकी संस्कृति थी वो किस प्रकार की झलक है, फिर आपका जो इतिहास है किस प्रकार की झलक वहां आ रही है। हम्म अच्छा, उसमें बड़ी झलक देखिए कैसे, और वो भी बड़ी जबरदस्त झलक उसकी आ रही है। अच्छा, हम्म वो उसका जो उसमें का जो धन धान्य था या उसका पहरावा था, या लोक लज्जा की जो बात करते थे वो भी सब निकल रही है। मतलब मानवीय जो मूल्य हैं वो भी सामने आ रहे हैं, इतिहास वो भी सामने आ रहा है, लोक संस्कृति वो भी सामने आ रही है, और गीतों के माध्यम से आपका जो हृदय है, मानस पटल है आपका, सरलीकरण है, वो साधारण है, वो सब आपके सामने आ रहा है। इसलिए जो लोक मुक्तक गीत है बड़े सरल और सरल शैली में ये कह गया, जैसे आप बोल सकते हैं कि वो शैली इसकी जो बड़ी सरल है, बड़ी सादी सादी है और बड़ी हम्म अच्छे तरीके से हो। हम्म। सर आपने इस प्रकार गीतों से, जी 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 और जैसे कि अब यहाँ मंडी में ये तो जैसे कि आपके जो बामन होते, खास करके आपके जो ऊंची घाटी पर गाए जाते, अब तो नीचे भी गाए जाते हैं, क्योंकि अब तो दूरियां कम हो गई है, जो आवागमन के साधन बड़े नजदीक है आजकल तो। फिर मोबाइल का जमाना है, लोग लगे हुए हैं, कलाकार जो गा रहे हैं, बल्कि अच्छे तरीके से वो एक दूसरे को समझ रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से, लोक मुक्तक हम्म मुक्तक गीतों के माध्यम से, गंगी और बालों के माध्यम से, नैनी के माध्यम से। तो इसमें हम्म। देखिए आपके एक इसमें बड़ा जबरदस्त वो बोलते हैं कि कू ही बोले निमड़ी, देखिए सर आपको गा बड़ी के सादगी सुनाए आप। से शब्दों का इस्तेमाल देखिए आप। कू ही बोले निम्बली नैन बरुए सवाले, भौरू बोले डाया कुजेरे डाले। क्या बात है। ये दो लाइनें लंबी ले जाते हैं वो, फिर वो तीसरी चौथी जो, हालांकि लाइनें दो ही होती हैं इसमें भी, लेकिन कई बार चार चरण मान लेते हैं तो वो इस ढंग से गाते हैं कि कुही बोले नहीं बड़ी, कुही माने कोयल, हम्म एक सुंदर सी कोयल है जो बड़े अच्छे तरीके से गा रही है, बड़े निम्बड़े मौसम में गा रही है, हम्म और सुंदर कोयल बड़ी अच्छे से गा रही है, वो मतलब निम्बड़ा मतलब अच्छा सा गा रही है। देखो जैसे हम्म आसमान साफ होता है वैसे ही वो जो गीत है बड़ा सीधा साधा है, वो साफ है। हम्म। ये जो कोयल है वो प्रेमिका की प्रतीक है, उसके जी प्रतीक के माध्यम से उन्होंने बात है, कोई बोले नहीं बड़ी, बड़ी सुंदर स्त्री है, बड़ी सुंदर वो कोयल है। हाँ जी और जब वो दोनों मिलते हैं, जैसे कि वो प्रतीक दिया हो, तो उनके जो आंखें हैं वो सवाले भरी, नैन भर हुए सवाले, यानी कि जिस हम्म प्रकार नदी के किसी पत्थर पर सवाल हो जाता है या हमारी आंखों में पानी भर जाता है तो दिखाई नहीं देता है, सवाल की तरह हो जाता है, तो उसी हम्म तरह से ये जो दिल है बेचारा भौरू, ये हम्म बेचारा कुजिया के पेड़ पर गिरा पड़ा है, जैसे कि भाई किसी पेड़ पर वो लटक जाता है, उस पेड़ पर वो लटका हुआ है, हम्म और अपनी वो नहीं मिल पा रहा है, वो अपने अपने जो प्रेमी 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 या प्रेयसी है उसे नहीं मिल पा रहा है। हम्म। अब जैसे कि इस पर जो जवाब दिया है किसी ने, जो जवाब भी देते हैं कई बार, जैसे ये इस धार के जो नदी बीच में नदी होती है जैसे, तो इस तरफ को भी कई बार होते हैं, नदी के आर पार नदी बीच में होती है तो नहीं वो पार हो जाते हैं। जैसे कई बार जो नदी हमारे कुल्लू में, जैसे कि आपके वहां पर भी है, चौहार घाटी में भी नदी है, या आपके सराज में जो धारे हैं तो वो आर पार हो जाते हैं, तो जैसा जो कोई बोले निबली वो गा लेते हैं पार से, किसी मर्द ने गा लिया भेड़े चराते हुए तो उधर से गा लेती हैं, जैसे झांगिया बोले कुकड़ा एक ही आखिरा हिणा, हम्म झांगिया बोले कुकड़ा एक ही आखिरा हिणा, एड़ी मने आयरी
कि पानी नहीं दे सरा पीना। अब वो उसको जवाब दे रही है कि भाई ये जहांगी कुकड़ भी तू बोल रहा है, गा रहा है, भाई तू एक आंख से अंधा है, भाई तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, भाई तू एक तरफ से देख रहा है, तू भाई अपनी बात बोल रहा है, मेरी दिल की बात नहीं सुन रहा है। भाई मेरे मन में तो ऐसा आया हुआ है, मैं ऐसे क्रोध में हूं, ऐसे मुझे दर्द हो रहा है कि मैं इस जैसे ही चली जाऊं, और भाई मैंने यहाँ का पानी नहीं पीना था। भाई मैं तेरे प्यार में इतनी, मैं भी तुझे प्यार करती हूँ, भाई ऐसा हो गया है, तो भाई मैं दुखी हो गई यहाँ से, भाई घर से भी दुखी हो गई, जैसे कि वही हो जाता है कई बार, भाई उनको या तंग करते होंगे जिस प्रकार से, तो बोलती है कि मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से तो सवाल जवाब भी देते हैं। उसी प्रकार से जी फिर हम बालों पर आते हैं अगर। जी 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 बहुत सारी जानकारी आपने एक साथ दे दी। कुछ जी जो आपने विषय वस्तु पे बात की, वो मैं ये समझ पाई कि लगभग श्रृंगार या प्रेम प्रसंग के ही इसमें गीत रहते हैं, विषय रहते हैं। और जी दूसरी चीज़ आपने कहा कि एक तरफ़ा गीत भी रहते हैं और कई में संवाद भी, जो घाटी के आर-पार से एक-दूसरे के साथ संवाद करके जो है गाए जाते हैं। शैली पर मैं चाहूँगी कि लोक मुक्त गीतों की शैली पर थोड़ा-सा और जानकारी आप दें। प्रतीकात्मकता मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन उसके अलावा भी इसका जो शिल्प पक्ष है, उस पर बात करें। एक एक सवाल तो और इसके मेरे जो मन में शैलियों, आया। बहुत ही एक जो सवाल भाव प्रवण इसकी है। शैली है, और जो जी, इसके जो बोल है शैली सरल, बहुत सीधी सादी है, सरलीकृत है, क्योंकि जो लोक मानस है वो वैसा ही सरल है, वो सीधा साधा है, वो एक तो उसी तरीके से है। फिर हुँ, जैसे कि शिल्पगत जिसकी विशेषता है, वो विशेषता यही है इसकी कि भाई वो एकांत में श्रृंगारिक बात करेंगे वो, या जो अपने संयोग और वियोग की बात करेंगे, जो बोल है उनके, जो लय और लोच है शब्दों की, जो भावों की जो लय और लोच है, जो तुकांत है, तुकांत इनमें बड़ी है। जैसे कि बाल्यों के वो तीन पदी है, उसमें हुँ, तीन पदी है, तो वो उसकी पहली और जो तीसरी लाइन है जो वो तुकांत है। बीच की जो लाइन है जी, वो एक बार सिंगल बोली जाती है और दो बार वो डबल बोली जाती है। जबकि ये जो बामणु है, इनके जो इनकी जो लाइनें हैं, जो इनके जो तुकांत है, वो सब मिलते हैं। हुँ, और वो उनके चारों तुकांत, जैसे कि जैसे बुब्बे है तो खुब्बे है, जैसे मामी है, तो जैसे गलडू की बात की है तो उनकी दूसरी और चौथी लाइन वो मिलती जुलती है, उसके जो दोनों लाइनें मिलती है, चौथी लाइन भी मिलती है, दो लाइनें भी मिलती हैं तुकांत की, और चारों लाइनें भी मिलती हैं तुकांत की। ये जो हमारी बाल्लो है, बाल्लो हुँ, में इनकी जो शिल्पगत जो बात है, ये हुँ, तो आगे से दिशा दिया की विशेषता जो है। और अचानक, इसमें अचानक जो इसमें वो जैसे कि 13-11 की मात्रा भी आ जाती है, और 11-13 की मात्रा भी आ जाती है, दो और छंद हुँ, की जो दो और जिसको रोला बोलते हैं या सोरठा बोलते हैं, हुँ, दो और सोरठा बोलते हैं, इस प्रकार की अचानक ही आ जाती है वो। तो वो हुँ, कई कई जब आप गिनती करने लगेंगे तब बाई चांस आ जाते हैं, वो अचानक आ जाते हैं। कोई उन्होंने तो जो लोक गायक थे, उन्होंने किसी प्रकार का छंद विधान नहीं किया है, अचानक वो अ, मिल गए होंगे तो हो सकता है उस तरीके से वो आए हैं। लेकिन इनकी जो शब्दगत विशेषता, जैसे संवेदना, भाव प्रवणता, संवेदना, अति संवेदना है, तो ये ज्यादा है हुँ, इसमें। और शब्द बड़े सीधे हैं, और जो मस्तिष्क में एकदम वो बैठ जाते हैं, या जो हुँ, बोलने वाला है उसके मन में बैठ, वो तो वो बोलेगा ही बोलेगा, उसको बड़े भाव से, बड़ी प्रबलता से बोलेगा। लेकिन जो सुनने वाला है उसके दिल में भी बड़ी प्रबलता के साथ वो, और बड़े चाव के साथ, बड़े संवेदना के साथ वो चले जाते हैं। जैसे को हम बोल सकते हैं कि एक साधारणीकरण की तरह वो साधारणीकरण उसका हो जाता है, दोनों का ही, हुँ, सुनने और सुनाने वाले का, इस ढंग से। जी, और बहुत उनका सुंदर जो जैसे इनका जानकारी। शब्द का जो विन्यास है, बनज है, जिस शब्द का हुँ, बनज है, या उसका आवाज है, जैसे आवाज है, ये जो उनका जो भीतर का जो आंतरिक जो शब्दों का जो आंतरिक भाव है, जैसे कि प्रतीक अपने आप आगे प्रतीक है, बिंब है। और जैसे कि हुँ, जो जैसे मैंने छंदों की बात की, या जैसे कि अलंकारों की बात की, तो अलंकार बाई अचानक ही आ गए हैं वो। लोक हुँ, लोक गायकों ने उनको डाला नहीं है, लेकिन वो अचानक आ गए हैं। लेकिन ये सब कुछ इनमें है, इस कारण से ये कि लोक मुक्त गीत तो सबको प्रिय है, सबको अच्छे लगते हैं, पुराने जी, जी, समय से ही जी, सब लोग इनको गा रहे हैं। और उसी तरीके से, जैसे कि ये तो विशेषता की बात हो गई, इनकी खासियत भी हो गई इनकी, या जो शैलीगत और शिल्पगत भी बात हो गई इसकी। हुँ, अच्छा, जैसे कि मैं एक छोटी सी बात आपको, बड़ी जबरदस्त बात है, देखिए कि
एक जैसे कि हमारा जुड़ाव था। आज तो बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं, अब तो मोबाइल जल्दी पहुंचा देता है, जैसे कि हम जी, संवाद कर रहे हैं। तो उस जमाने में भी अब जो चौहार घाटी बड़ी दूर है और सुकेत यहाँ थी, और रियासत काल की बात उन्होंने की हुई है, क्योंकि वो मंडी राजा के अधीन था वो चौहार घाटी, हुँ, पूरा क्षेत्र जो नीचे तक था। तो वो जब वहां से आए हैं तो उन्होंने बड़ी अच्छी, उन्होंने वो जो उनके बामणों में बड़ी अच्छी बात उसने कही है, उसने लाई हुई है। सिर पारू तो कांगिए, सिर पारू सर कांगरिए, कांगी सर गा पारू के सुनाइए, रुपए। आप सर गा के सुनाएँ तो बहुत अच्छा। सिर पारू कांगिए, कांगी पारू रुपे, जांगड़ू सड़े बाला रे हांडने, मूसड़ू सगे तरे दुपे। क्या अब बात देखिए है! वो वहां से चला हुआ है कि हुँ, ये जो सिर है मेरा, वो हुँ, कंघी ने वो संभारा है इसको। अब उसमें हुँ, कंघा लकड़ी का भी बनता था, आजकल तो तरह तरह के कंघे हैं, अनेक प्रकार के हैं। लेकिन उस जमाने में कंघा लकड़ी का भी बनता था, और रूपा यानी चांदी का भी बनता था। तो हुँ, वो बोल रहा है जैसे कि भाई, ये जो कंघी है मेरी भाई, ये जो हुँ, चांदी ने इसको भाई संभारा हुआ है, ये चांदी की हुँ, चमक है इसमें, चाहे वो लकड़ी की तो कुछ भी, लेकिन चांदी की चमक है इसमें, और इसको वैसे संभारा हुआ है। तो मेरी जो टांगे हैं, जो बल हुँ, घाटी है मंडी की, वो इसमें हुँ, चलते 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 भी मेरी टांगे थक गई हैं, सड़ गई हैं, हुँ, शायल हो गई हैं वो, यानी कि पत्थर बन गई हैं। मतलब मेरे से चला नहीं जा रहा है, मेरी जो टांगे हैं वो हुँ, उस प्रकार की बन गई हैं। और जो मेरा मुंह है वो सुकेत के धूप से जल गया है। यानी कि हो सकता है वो वहां चलते चलते आम लाने के लिए वहां वो जड़ोली में गए होंगे, वहां बहुत आम होते थे राजाओं के जमाने में। तो उसमें धूप भी होती है गर्मियों के दिनों में, आम गर्मियों में ज्यादा होते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने तो कितनी तरीके से उन्होंने वो शब्दों को अपने शब्द विन्यास कैसे उनका बनाया, कैसे उनका संचालन किया, कैसे गीत में डाला, और कैसे उन्होंने अपने दिल की जो बात है वो पूरी पूरी सबके सामने रखी। इस प्रकार से जो लोक मुक्तक गीत हैं, इस प्रकार से हमारे वो चले। जी, बहुत अच्छा, सुंदर और इसके साथ अच्छी ही जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है। सर थोड़ा-सा दर्शकों की ओर भी चलते हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कुछ अपने विचार साझा कर रहे हैं, उनको भी जी सुनते जी हैं। एक सवाल जो मेरे मन में आया है, मुझे लगता है इस पर एक अलग से बात होनी चाहिए। जब आपने कहा कि इन लोकमुक्तक गीतों में जो है जो शास्त्रीय नियम जिनको हम काव्य के शास्त्रीय नियम कहते हैं, वो स्वतः ही जी आ जाते हैं। तो लोक और शास्त्र इस पर एक अलग से चर्चा मुझे लगता है होनी चाहिए, जो मेरे मन में उथल-पुथल जी मचा जी रहा जी। है। ख़ैर फिर कभी हाँ, बात इनमें करेंगे। विद्वान लोग कर सकते हैं जी। जी, जी। इस बीच हमारे डॉक्टर, साथ जुड़े जी, जी, जी सर, जी। मलूराम ठाकुर और हमारे डॉक्टर बंसीराम शर्मा जी कई बार लोक साहित्य और इसको शास्त्रीय साहित्य पर वो, मतलब लोक और जो साहित्य है उस पर वो चर्चा करती बार, कई बार इस बात पर भी अड़ जाते थे कि लोक जो है वो पहले हुआ है, उसके बाद ये जो शास्त्रीय, इसमें जो अ, छंदबद्ध या जो जैसी चीजें चढ़ी हैं, साहित्यिकता जो बाद में आई हुई है, लोक पहले रहा है। तो मौलूराम जी जी, भी इसी बात को स्वीकार करते थे, तो दूसरे विद्वान भी मानते थे, बाद में बोलते हैं हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, इस प्रकार से। तो जी, ये चीजें थी। हो सकता है जो जब जो व्याकरण बना होगा, तो लोक को देख करके उन्होंने वहां से भी वो चीजें ली होंगी, तब जाकर के व्याकरण को पुष्ट किया होगा कि भाई ये जो भाषा है वो वैज्ञानिक रूप से निकल चली होगी। तो चलो, हमारा जी, जी। विषय भी ये नहीं है, बहुत बड़ा विषय हो जाता है। तो इसमें अ, ये सारी चीजें जो थी हमारी, आपको मैंने बताई, सर जैसे कि बामणों पर बात चर्चा हुई। तो ये जो सवाल हमारी दर्शकों ये जो की ओर जैसे से कि आ रहे मंडी हैं। क्षेत्र है, जी, जी जी जी। हुँ। कुछ सवाल दर्शकों की ओर से और दर्शक कौन-कौन जुड़े हैं वो भी आपको बता देती हूँ। सुरेंद्र रॉक जी हमें देख रहे हैं और लिख रहे हैं बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, स्वागत आपका। सुमन लता सुमन जी लिख रहे हैं महादेविया जी को नमस्कार। नमस्कार जी। अनिल शर्मा नील जी लिख रहे हैं बहुत ही बढ़िया जानकारी। अ, सतीश धर जी का सवाल है क्या लुड्डी भी क्या मंडी जनपद का ही लोक नृत्य है?
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लुड्डी जो लोक नृत्य है वो मंडी जनपद का ही है। और उसी तरह से जी। नाट्य भी, जट्टी नाट्य और खड़ी नाट्य भी उसमें। और जो इसको बोलते हैं जैसे कि ढीली नाट्य और झट्टी नाट्य, जल्दी जल्दी नाचने वाली, और ढीली नाट्य भी हमारे यहाँ कही जाती है, नाची जाती है जिला मंडी में। हम्म। लुडी तो बहुत अ, प्रसिद्ध हो गई है। अब तो बहुत सारे जो कलाकार लोग हैं वो उसको बाहर विदेशों में भी ले गए हैं। और हमारे गणतंत्र दिवस पर, या जो तरह तरह के दिवस होते हैं हमारे वहाँ, या ग्रीष्मकालीन जो मेले लगते हैं, शिमला में भी लगते हैं, तो या दूसरे मेले लगते हैं जगह जगह पर हमारे, तो वहाँ भी आजकल, बल्कि अब तो लोक मुक्तक गीत भी वहाँ गाने लगे हैं। खास करके हम्म। जो गंगी और बालो है और भौरू, उनको जो गाने से पहले भी हमारे जो कई लोक गायक हैं जो वहां जाते हैं वो उनको जरूर गाते हैं, और लोग उनको पसंद भी करते हैं। जो हम्म। दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो भी उनको पसंद करते हैं। सतीश दर्जी, मंडी की खासकर चोहार घाटी की देव परंपरा के बारे में भी जानना चाहते हैं। मैं कहूंगी कि देव परंपरा पर अगर हम अलग से संवाद करें तो बेहतर होगा, लेकिन आप हल्की सी जानकारी देना चाहें तो सर आपका स्वागत। जी बिल्कुल, देव परंपरा को बड़े लोग मानते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देवताओं के नाम पर आज भी जंगल हैं। जैसे कि पसाकोट का जो जंगल है, जो पसाकोट के जंगल को लोहा नहीं लगाया जाता। अब भी ये परंपरा है कि वहां से कोई लकड़ी चुरा नहीं सकते, पेड़ काट नहीं सकते। देवता को पूछकर ही, देवता पशाकोट को पूछकर ही वो लकड़ी को काट सकते हैं। वो रंग नारायण जी हैं, तो उसी तरीके से वो रंग नारायण जी का भी अपना जंगल है, तो उनको बिना पूछे भी वो नहीं काटा जा सकता है। फुंगनी माता है वहाँ चौहर घाटी में। बहुत सारे देवी देवता हैं, पर मुख्य देवता रंग नारायण जी और पासाकोटी वहाँ के मुख्य देवता है, जो कि अपने अपनी हारों में घूमने जाते हैं। हार यानी कि जगह है उनकी, जो स्थान है, तो अपने अपने स्थान उनकी नियत है, वहां जाते हैं। उसी तरीके से जैसे कि करसोग घाटी में भी हमारे बहुत सारे देवता हैं कि जो सुंदरनगरी नलवाड़ी मेले में आते हैं। इसी प्रकार की देव परंपरा है, यानी कि देवों से लोगों का जोड़ना, तो एकाकार हो जाते हैं देवता भी और लोग भी। उसी प्रकार से फिर वो उनके गीत होते हैं, बाजे होते हैं, वो नाचते भी हैं, गाते भी हैं। देवता भी लोग बन जाते हैं, लोग भी देवता की तरह वो नाचने गाने लगते हैं। बहुत परंपराएं, अच्छी परंपराएं भी हैं। और लेकिन अगर विकृतियां आती हैं तो विकृतियों को हम गौण कर देते हैं, उनको हम नहीं देखते हैं। हमें तो जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिवनेस है, हम उनको सुबह ही लेंगे। जो अच्छी चीजें हैं हम उनको ही वही पकड़ेंगे। जो विकृतियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, खत्म हो रही है क्या, वो खत्म होने के कगार पर है। जैसे जैसे शिक्षित समाज आगे बढ़ रहा है तो वो खत्म हो रही है। और इस पर कभी लंबी चर्चा की जा सकती है, एक एक देवता को पकड़ करके, क्योंकि उनकी पालकियों का भी अलग तरीका है, मोहरों का भी अलग ढंग है। जैसे कि हम्म। और जगह से, जैसे कि चौहारी के अलग मोहरे हैं, सराज के अलग मोहरे हैं, और करसोग घाटी के अलग है। उनके रथ का जो निर्माण बनाने का तरीका है वो भी अलग है। तो यहाँ आज हम बम पर भी बात करेंगे। जैसे कि अब बिलासपुर में भी गंगी गाई जाती है, और कई बार तो गड़बड़ हो जाते हैं कि ये गंगी हमारी हमारी बालो है मंडी की, कि या बिलासपुर की गंगी है। इस प्रकार से हम्म। गंगी और बालो अब सिरमौर में भी गाई जाती है। यानी कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ये लोक मुक्त का गीत गाए जाते हैं। जी, अब जी। जैसे कि सवाल कुछ और भी आ रहे हैं। सर मैं चाहूँगी कि आप बालों के कुछ 1-2 बालों ज़रूर हमें सुनाएँ, क्योंकि हम इसको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। कुल सटी लेनी सूके क्या राजो, वो कुल सटी लेनी सूके क्या राजो, तोड़ा तोड़ा खून बड़या, आग लगी जाए एड़े प्यारा जो, तोड़ा तोड़ा खून बड़या। इस बहुत अच्छा। इसमें देखिए आपके कुल सटी लेनी सूखे क्यारा जो, यानी कि जो कुल है, सूखा क्यार है, मतलब जो गर्मी में आप, जो खेत है, क्यार में खेत, कसो घाटी में हुँ। क्यार बोलते हैं, हमारे भी कई बार क्यारी बोल देते हैं। छोटे को क्यारी बोलते हैं, बड़े को वो क्यार बोलते हैं, हमारे भी क्यारी हो क्यार बोलते हैं। खेत भी बोलते हैं, डोरी भी बोलते हैं, डोरू भी बोलते हैं, और खेतड़ भी बोलते हैं, क्षेत्र भी बोलते हुँ। हैं। हुँ। तो इस तरीके से भाई जो पानी है, मैंने जो कुल है वो सूखे खेत में डाली, हुँ। तो जो जिस तरह से भाई जो पानी सही सही करता है, वहां जब सूखे खेत में जो पानी जाता है तो वो सह सह की आवाज करता है। जब कभी आपने खेतों में पानी देते हुए देखा होगा तो सह सह की आवाज करता है। तो उसी तरीके से भाई ये जो मेरा खून है,
वो तोड़ा तोड़ा भाई इस प्यार मोहब्बत में तोड़ा तोड़ा जो है गल रहा है, बल रहा है, जलता है भी मेरा भी, ये जल रहा है तोड़ा तोड़ा भाई, जल रहा है, इस प्यार को आग लगे। मतलब वो, हालांकि वो प्यार को छोड़ना नहीं चाहती है या वो छोड़ना चाहता है, लेकिन वो बोले इसको आग लगे ऐसे प्यार को, भाई मैं नहीं करना, लेकिन करना फिर भी है। तो इस प्रकार से बड़ी अच्छी बात इसमें कही गई बात है इसमें। तो बालों की हम और एक, चीजें भी और आपसे सुनना हाँ जी, चाहेंगे। जी 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 सर। अब देखिए कि कई जैसे कि हमारे शब्द देखिए कई बार ना, हम्म। चिट्टे चादर जो चस प्यारिए, वो चिट्टे चादर जो चस प्यारिए, सूट तेरे सजने दिते आ अपने प्योकी आरा दस प्यारिए, सूट तेरे सजने दिते आ। अब देखिए कि जी। कितने जोर से बोला है कि चिट्टे चादर जो उसने दुपट्टा दिया उसको, उसको सिलबटे आ गए, मतलब चस देखिए आप, एक तो चस हो ना, नस बदलती है हमारे, उसको बोलते हैं, लेकिन चस शब्द है। अब सलवटों के लिए कितना अच्छा शब्द है चस। तो मेरे ख्याल में कि ये शब्द सलवटों में शायद उर्दू का शब्द है ये। तो चस शब्द हमारा अपनी पहाड़ी का कितना जबर शब्द है, अपनी मलयाली का, कि भाई सलवटे पड़ी हुई है भाई। भाई ये सूट तो मैंने दिया है तुझे, भी तेरे दोस्त ने दिया है, सज्जन ने दिया है, फिर तेने ऐसा बताना कि भाई ये तो मेरे मायके वालों ने दिया है। भाई ऐसा नहीं बताना किसी को कि भाई फलाने ने दिया हुआ है, बोला मायके वालों ने दिया है। मतलब वो इतर प्रसंग था उसका, जो उसका दोस्त है, तो दोस्त ने उसको दिया था, तो साजन है उसका जिससे प्रेम करती है वो। पति अलग जगह पर, ये बोलना पति पूछेगा तो कहाँ से आया, बोलना है मेरी प्योकी ने दिया है, मेरे मायके वालों ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से कई चीजें हैं जो इसमें है। जी। एक सर और कुछ है कहा। इसमें, ऐसे ही सुनाता हूँ कि तेरे डोर जी हुए सर। थे बाणे कोल था, तेरे डोर हुए थे बाणे कोल था, तेरे क्या सराहने बैठना, ऐसे कितने ठिकाने होता कि तेरे अब जो बोल रही है ना कि भाई, भाई तेरे जो खेत में है वो कोल्थ बीजने हैं, इसमें देखिए आप कोल्थ जो है वो गलते धीरे धीरे हैं। और एक पौष्टिक अनाज है, बड़े कम लोग खाते हैं, लेकिन बहुत पौष्टिक है, पथरी नहीं होती है, कई जुकाम चले जाते हैं सर्दी में, आजकल उसका इस्तेमाल बहुत करते हैं, बल्कि इसकी खिचड़ी भी खाते हैं कोल्थ की। और बड़ा जब्स होता है, दो तरह का होता है, एक मोटा होता है, एक पतला होता है, छोटी छोटे बड़ा। तो भाई वो बता रहा है कि डोरू खेत खेतर, या भाई आपके उसमें भाई खेत में जो है कोल्थ बीजने हैं। भाई मैं, जैसे वो गलता है ना धीरे धीरे भाई, मैं तेरे, तू आता है नहीं जल्दी जल्दी, तो तेरे लिए मैं तेरे सराहने थोड़ी बैठना। अब कई बार हम व्यंग्य से बोलते तेरे सराहने बैठा रहूं मैं, वो तेरे सराहने बैठे ना मैं के, कई बार बोलते हैं। तो इस प्रकार से, तो भाई, बहुत भाई बढ़िया। मैंने तो और जगह ठिकाना कर लिया है, मैंने किसी और को देख लिया है, अब मैं तेरे लिए नहीं हूं, अब मैं तो और जगह पर चली गई हूँ, मैंने और ठिकाना देख लिया है। या तो उसको व्यंग्य से बोल रही है कि ताकि वो मेरे पास रहे, यानी कि वो अच्छा। इसी तरह रहे जैसे कि कोल्थ जो है, हालांकि वो ऐसा लगता है भाई जैसे कि भाई खुरदरा है, भाई धीरे धीरे गलता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है, इसलिए तू भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन भाई तू जल्दी आता नहीं है भाई, धीरे धीरे आता है, कभी कभी आता है, इसलिए भी मैं तेरे सामने थोड़ी बैठी रहूंगी, मैं जाती हूँ, चलती हूँ किसी और ठिकाने ठिकाने में। तो उसने व्यंग्य जैसा उसने लगाया हुआ है बड़ा। हाँ, अब देखिए कि बड़ा जबरदस्त जैसा लगाया उसने। यानी कि श्रृंगार के साथ साथ इसमें व्यंग्य का भी पुट जरूर रहता है, जो जी, संभवतः लोगों के मनोरंजन के लिए जो है गाया जाता होगा, हाँ, ऐसा लोक रंजन मुझे। के लिए बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो कई बार तो दार्शनिक भाव भी उसमें वो देते देते रहते हैं वो। और के, केवल शर्मा जी, चंद्रकांत कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं, कमलेश धीमान कांशी जी, लव फ्रॉम टकोली, थैंक यू जुड़ने के लिए। चंद्रकांत कौंडल जी का कमेंट है, एक सवाल आया है, कृपया शिवरात्रि फेस्टिवल के शिवरात्रि के इतिहास के बारे में आप थोड़ी जानकारी दें, ये लिख रहे हैं। और केवल शर्मा जी का एक लंबा कमेंट है, इससे पहले कि आप जवाब दें मैं कमेंट से एक बार पढ़ लेती हूँ। मैं केवल शर्मा कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक के पद पर शिलाई जिला सिरमौर में कार्यरत हूँ और लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय में शोधार्थी। महादेविया जी ने मुझे हिमाचल लोक साहित्य में लोक कथाएं पुस्तक सप्रेम प्रेषित की, इनका हार्दिक धन्यवाद। और मुझे लगता है वर्णित विषय पर पाठकों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आपको प्रणाम लिख रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत
आपका बहुत भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत नमस्कार। संजय मेहरा जी सब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। अनिल शर्मा नील जी, सतीश धर जी, और एक सवाल चंद्रकांत कौंडल जी का ही और है। लिख रहे हैं, कृपया भिरटी लोक गाथा मैं पहली बार सुन रही हूँ के बारे में कुछ बताएं। सर, आपको अगर इस बारे में कुछ जानकारी हो तो इन तक जरूर पहुंचाएं। दरअसल बिरटी बिरटी कोई लोक गाथा नहीं है। बिरटी को एक एक जैसे कि बोलते थे कि भाई कोई साधु जब अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता था, यानी कि भ्रष्ट, हम्म हम्म बिरटी शब्द जो भ्रष्ट से निकला है, जो कोई साधु भ्रष्ट हो जाता था, कि बोलते थे भाई वो किसी से मांस खा लेता था या कुछ खा लेता था, भाई आदमियों को भी खा लेता था, तो लोग डरते थे। खास करके बरसात के दिनों में बिरटी निकलती थी। तो कई लोगों ने बिरटी को लोक नाट्य नाटक नाटक लिखा हुआ है और उसको लोक नाट्य का नाम दे दिया गया। हालांकि कई बार बुढ़ड़ा को भी लोग बिरटी मान देते हैं, और बुढ़ड़ा लोक नाट्य और बिरटी लोक नाट्य अलग अलग है। लोक बुढ़ड़ा लोक नाट्य गीति लोक नाट्य है, और भिरटी ये लोगों ने बनाया हुआ है। मंडी का एक मंच है, कला मंच है, उन्होंने भिरटी लोक नाट्य को बनाया हुआ है। तो कई बार लगता है जैसे कि ये कोई लोक गाथा हुई होगी। हाँ, लोक में ये मत है कि भाई जो साधु भ्रष्ट हो जाते थे, जो बाबे लोग होते थे वो भ्रष्ट हो जाते थे, तो भिरटी का रूप धारण करके आदमियों का मांस खा लेते, आदमियों को खा लेते थे। तो लोग बच्चे डरते थे, खास करके बच्चों को डराने के लिए करते थे। जैसे कि मक्की के खेतों में पहले जाते थे तो मक्की की बचने के लिए वहां जाते थे, इस कारण से वो भिरटी है। लेकिन भिरटी कोई लोक गाथा गीत नहीं है, मेरी जी जानकारी के जी जी। अनुसार, जो मैंने जो देखा तो जी, नहीं है। हाँ, एक लोक और नाट्य सवाल, जरूर है, जो मंडी की एक मंडली है वो उसको करती रहती है। एक और इन्हीं इसी चीज तरीके से जिज्ञासा जैसे थी। कि शिवरात्रि जी महोत्सव पर आप, शिवरात्रि महोत्सव के इतिहास पर भी आप हल्का सा जी, प्रकाश डालें, उसके बाद शिवरात्रि हम का लोग ये शिव और शैव और शाक्त का मिलन है असल में, जो इसका है। पर जैसे कि जो वहां पर जो विष्णु के रूप में जो वहां पर विराजमान है, वहां जो मूर्ति है, वहां शिव जी के पास वहां जाते हैं तो वहां पर वो अभिषेक वगैरह मिलन वगैरह होता है उनका। तो उसी तरीके से भी वहां पर वो फिर वो जलेब निकाली जाती है उनकी। फिर वो जब वो उनकी जलेब उसको बोलते हैं, जलेब पहले राजाओं के जमाने में निकाली जाती थी। उनके जो रथ है, वो जो भगवान विष्णु का जो रथ है वो वहां चलता है, उसके साथ दूसरे जो वाद्य वगैरह चलते हैं। फिर जो पूरे जो जिला के जो देवता है, खास करके जो मंडी क्षेत्र के जो रियासत काल के देवता हैं, वो वहां बुलाए जाते हैं। क्योंकि नलवाड़ी सुंदरनगर में जो स्टेट के देवता, वहां उनको बुलाया जाता है, फिर वहां मंडी के देवता नहीं बुलाए जाते हैं। तो देवताओं के साथ वो जलेबी अलग अलग निकलती हैं। और बाद में जितने भी जो ऐसा कहा जाता है कि वहां पर वो शीश नवाते हैं, वहां पर आज भी वहां पर वो विष्णु भगवान के शैव शैव मत में वहां पर जो राजाओं के बेड़े में रखा हुआ है। तो अभी शिवरात्रि जी आने वाली है, तो शिव जी के रूप में शिव जी की भी पूजा की जाती है वहां। तो शिव जी के पास वो हाजिरी लगाने जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका वो संबंध है, शैव और शाक्त का जो आपस में जोड़ने का मिलन है, देवताओं के साथ लोगों को जोड़ने का मिलन है। इसकी और भी जी परंपराएं अलग अलग है, उसकी कई और भी बताते हैं कि भाई जब राजा लोग किसी को जगह का पता करना होता था, कहीं भी मेरे खिलाफ कोई बगावत नहीं थी, तो पूरे क्षेत्र के देवताओं के बहाने लोगों को बुला लेते थे और उनके माध्यम से पता करते थे कि कहाँ मेरे खिलाफ लोग हैं। कईयों की जी अपनी अपनी धारणा है, लेकिन ये कि ये आस्था और आस्था का ये सारा हमारा ये कार्यक्रम है, जो शिवरात्रि मेला है। और मेले के रूप में आज तो अंतर्राष्ट्रीय मेला बन चुका है। राजा के जमाने में राजे करवाते थे इनको, और आज सरकारी अनुदान भी मिलता है, और स्थानीय जो प्रशासन है वो भी बड़े अच्छे तरीके से लोगों के साथ मिल करके चलते हैं। वो व्यापारियों के साथ लेकर के वो इसको मनाया जाता है। जी। इतनी सी किरण जानकारी है। गुलेरिया जी इस बीच हमारे साथ जुड़ी हैं, लिख रही हैं, बहुत सुंदर जानकारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दो तीन सवाल मेरे रह जाते हैं और हम कार्यक्रम की अंतिम कड़ी की ओर ही चल रहे हैं और समय भी होने को है। तो कुछ बहुत जरूरी और वाजिब सवाल आज के समय में मुझे लगता है कि ये सवाल अगर ना उठे तो थोड़ा सा कहीं हम अपने लोग से पिछड़ रहे हैं। आधुनिकता जिस तरह से हमारी जीवन शैली में आ रही है, उस आधुनिकता के साथ साथ लोक मुक्तक गीतों में कितना बदलाव और किस तरह का बदलाव आ रहा है, उस पर आप थोड़ी सी बात अपनी जरूर रखें सर। जी, हालांकि जो आज का जो समय है, हालांकि समय तो वही रहता है, लेकिन जो बदलाव आता है, जो कई प्रकार की उन्नतियां होती है, हमारे जो बदलाव आते हैं उनकी के माध्यम से आते हैं, या आर्थिक रूप में आते हैं, या सामाजिक रूप में जो बदलाव आते हैं,
उसको जी। देख करके पहले तो लगता था कि भाई ये जो लोक मुक्तक गीत हैं शायद ये नहीं रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो पुरातनता की ओर, जो हमारा जो एक प्रकार से जो नव युवक हैं या जो युवा साथी हैं, जो पुराने लोगों के साथ मिलकर के एक नए रूप में लोक मुक्तक गीतों को भी वो संरक्षित कर रहे हैं और गा भी रहे हैं। बल्कि अब तो फेसबुक में, यूट्यूब में या तरह तरह के जो मेले होते हैं वहाँ लोक मुक्त गीतों का गायन चल रहा है। जैसे कि किरण गुलेरिया जी तो खुद बड़ी अच्छी गाती हैं और बालो भी गाती हैं वो, और दूसरे भी गीत बड़े अच्छे तरीके से गाती हैं। हमारे यहाँ से जो बल से रमेश कुमार जी हैं, बहुत अच्छे, खुद भी बहुत अच्छे गाते हैं और संगीत भी देते हैं, उनका स्टूडियो अपना है। तो उन्होंने बहुत सारे लगभग कोई 3-4 हजार उन्होंने गीत गाए हुए हैं। उनमें उन्होंने लोक मुक्तक गीत भी गाए हैं और उनके पास जो कलाकार आते हैं वो भी इस पर अपने हाथ आजमाते हैं, लोक मुक्तक गीत गाते हैं। और जो हमारे जो नलवाड़ियां होती हैं, जो छोटे मेले होते हैं या जो कहीं पर नाटक होते हैं, तो वहां भी लोक मुक्तक गीत गाने का प्रचलन शुरू हो गया है। स्कूलों में भी अब जैसे कि जो ज्यादा श्रृंगारिक नहीं है उस प्रकार के लोक मुक्तक गीत गाना शुरू हो गए हैं। और इनका जो बचाव है, संरक्षण है, संकलन है, बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे हमारे मित्र हैं प्रकाश चंद्र धीमान जी, वो पहले बागर पत्रिका निकाला करते थे, तो वो भी लोक साहित्य के संग्रहण में और लोक मुक्तक गीतों के संग्रहण में अच्छा योगदान दे रहे हैं। वो भी, उनके पास भी अच्छा खासा संग्रह है। तो ये जो लोक मुक्तक गीत हैं, इनका भविष्य अंधकार में नहीं है। पहले लगता कि शायद ये खत्म हो जाए, लेकिन लोक गीत और लोक मुक्तक गीत भी खत्म होने वाले नहीं हैं। जो जैसे जैसे अगर अति आधुनिक भी हम हो जाएंगे, तब भी इन फेसबुक के माध्यम से, और ये आज तो मोबाइल के युग है, मोबाइल के युग के माध्यम से भी लोग इनको गाते हैं और इनका प्रचलन है। बल्कि हमारी जो लोक गायिका भी बोल सकते हैं उसमें, और गायिका हमारी कृष्णा ठाकुर हैं, कुल्लू से हैं, लेकिन मंडी उनकी कर्म भूमि है। और हमारी तो सुंदरनगर की बहू है वे, तो वो भी जब कोई गीत गाती हैं तो वो भौरू से शुरू करती हैं, या लामण से शुरू करेंगी, या फिर बालों से शुरू करेंगी, या कोई झूरी गाएंगी वहां। हालांकि इनका थोड़ा थोड़ा ये बदलाव होगा, लेकिन एक ही है। तो वो शुरू पहले वहां से करती हैं। तो इसका भी मतलब है कि ये गंगी या बालो, झूरी, लामण, बामणु, ये खत्म होने वाले नहीं है। हमारे जो गाने वाले लोग हैं बहुत अच्छे से गा रहे हैं, वो इनकी संभावना पूरी पूरी बचे रहेंगे। और हमें भी संरक्षित करना चाहिए। जो हमारे साथी, जो लोग हमारे साथी, जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, और जो हमारे साथ उपस्थित हैं, अगर वे सुन रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं जहां भी मिले उनको संग्रहित करते रहें। और फिर सब मिलजुल करके हम किसी, इनको बचाने के लिए किसी पुस्तक रूप में या किसी संगीत के माध्यम से, ताकि इनकी जो गाने का तरीका है, अभी भी कुछ लोग बचे हैं जो पुराने लोग हैं। हालांकि मुझ में भी थोड़ी सी आधुनिकता में उस ढंग से नहीं गा पाया जो पुराने लोग गाते हैं, अभी भी जिंदा है। अगर उनसे वो गीतों को रिकॉर्ड कर लिया जाए या उनको संग्रहित कर लिया जाए, उनको उसी तरीके से जैसे वो गाते हैं उस ढंग से, जैसे कि पेड़ पर काफड़ निकालते थे तो एक पेड़ पर गाते थे, तो परले पेड़ वाला वो महिला होती थी या लड़की होती थी, वो जवाब देती थी। तो वो उसी लय में गाना चाहिए, वो हमारी रिकॉर्डिंग में आ जाए तो बड़ा अच्छा हो। जी, जी, इस जी। तरीके से इनका हम बचाव कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी और आपने बताया कि किस तरह से तकनीक हमें सहयोग कर रही है इन लोक मुक्त गीतों को बचाने में, और धीरे-धीरे लोगों का तक पहुँच रहे हैं ये गीत। अ, एक आखिरी सवाल पूछूँगी कि वर्तमान में इन लोक मुक्त गीतों को बचाना क्यों ज़रूरी है? यानी कि क्या प्रासंगिकता है? और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने लोक संस्कृति की ओर और अपने पारंपरिक लोक गीतों की ओर फिर से मुड़ें और उसकी तरफ जो है जी, उनको बचाने के देखिए लिए प्रयास करें? जिस तरह हमें एक अच्छे पोषण वाले भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पोषण की जरूरत होती है, हमारा जो शरीर है उसके लिए अच्छे शरीर में अच्छा मन रहेगा।
और मन और शरीर दोनों के लिए हमें जो खुराक चाहिए, जो पोषण चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए हमें, वो ऐसा सात्विक हो ताकि हम आदमी बने रहें, स्वस्थ रहें और बड़े लंबे समय तक जीते रहें। तो उसी तरीके से ये जो लोक मुक्तक गीत है, इनमें जो संवेदना है, उनमें जो भाव है, उनमें जो शब्द विन्यास है, उनमें जो ऐसी चीजें हैं, जो इतिहास छुपा हुआ है, किसी जगह की जानकारी छुपी हुई है, पुराने जो जैसे कि खाने का जो सामग्री थी, या जो शरीर के संबंधी बातें थी, जैसे जो श्रृंगार, जैसे हम श्रृंगार करते हैं, कपड़ों संबंधी बातें थी, वो सारी इसमें सन्निहित है, सन्निहित है। ये जो सारी चीजें जब हमें एक छोटे से मुक्त गीत से मिल जाती है, देखिए जैसे कि अभी मैंने जो अभी आपको सुनाया उसमें भी है। अब चलते चलते मैं एक लाइन से बात करना चाहता हूं, जैसे हरी डालिए तू किया बढ़नी, एक देखी कने पाप लगदा, लेकिन देखी कने किया छाड़नी। तो तू हरी डाली को उसने एक जो छोटी सी, मतलब वो जो अभी कली नहीं बनी है, मतलब अभी लड़की जो है अभी नव युवती है, मतलब अभी पूरी तरह से वो युवती नहीं बनी है, औरत नहीं बनी है। तो भाई हरी डाली तो मैं कैसे तुझसे भाई मैं प्रेमालाप करूं, और भाई पर लेकिन भाई मेरा दिल चाहता है कि भाई मैं तुझे भाई आलिंगन में लूं, या तुझे भाई मैं देखता रहूं, या भाई मैं तुझसे विवाह कर लूं, लेकिन भाई मैं तुझे काट नहीं सकता हूं। बोल रहा है कि मैं तुझे ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा तो तुझे काट दूंगा तो सूख जाएगी, कट जाएगी, मर जाएगी। इसलिए भी मैं तुझे वैसे ही रहने देना चाहता हूं जैसे वे तू है। तो हरी डाली को वो हरी डाली ही रहना चाहता है। तो इस देखिए अभी इस बालों में तो जो बातें कही गई है, जो भाव है, वो सब पकड़ लेते हैं। हालांकि प्रेम जिंदगी में हर आदमी करता है, छोटे से लेके बड़े सभी को प्यार, शादी और प्यार की जरूरत होती है। अगर वो मतलब प्रेम में होते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं प्रेम बुरा होता है, लेकिन करते प्रेम है। जैसे कई बार तो हमारे जो इसमें इनमें भी वो आ जाते हैं कि भाई अब जैसे कि फूल फुलिया खड़े पिपले, एक आउंदी तेरी जड़ नहीं, दूजे बुरी ये प्राण निकले। वही एक तो तेरी मुझे गुस्सा आता है जैसे, और भाई अगर तुझे नहीं देखूं तो तेरी बुरी से मेरे प्राण निकल जाते हैं। मतलब अब ये जो भाव है हमारे अपने भाव हैं, हमारे जब आदमी को जीने के लिए सुंदर बातें चाहिए, सुंदर भाव चाहिए, संवेदना चाहिए, एक दूसरे को जांचने के, परखने के, वो सारी चीजें हमें चाहिए। तो इसलिए लोक मुक्त गीतों का हमारे जीवन में प्रासंगिकता है, और ये रहेगी भी। जिस तरह रोटी की जरूरत है, उसी तरीके से हमें ये जो गीत है, चाहे वो लोक गीत हो, चाहे लोक साहित्य है, चाहे ये आपका साहित्य है, चाहे आपके लोक मुक्तक गीत है, इनकी हमें जरूरत पड़ती ही रहेगी। क्योंकि बिना श्रृंगार के, बिना प्रेम के, बिना संयोग और वियोग के हम जी नहीं सकते। अगर हम जी नहीं सकते अगर तो फिर हम तो या तो फिर हम कोई पत्थर होंगे, या कोई बाबा होंगे जो कि विरक्त होंगे, जो कि भाई हम संसार से विरक्त हैं, और गृहस्थ आश्रम में नहीं है, या अपने गृहस्थी में या अपने जीवन में नहीं है। तो इसी तरीके से इनका संग्रहण इसलिए, ताकि जो आने वाला समय है, जो आने वाले लोग हैं, वो समझ सकें कि हमारा सांस्कृतिक जो कितने हम कितने उन्नत थे, सांस्कृतिक रूप में हम कितने उन्नत थे, और हमारा जो इतिहास वो क्या था, हमारा जो उस समय की जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, उस समय की शिक्षा कैसी थी, उस समय का ज्ञान कैसा था, हमारे जो लोक मुक्तक गीत गाने वाले लोग थे वो कैसे थे, और वो क्यों एकांत में इसको गाते थे, या क्यों साजबाज नहीं लगाते थे। साजबाज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी जो आवाज है, उनकी जो लय लोच है, उनके जो शब्द विन्यास शब्द हैं, तो वो इतने सुंदर होते थे कि जरूरत नहीं पड़ी। आज भी संगीत की या वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, और बड़े अच्छे तरीके से वो उनको गाते हैं। तो इसलिए आज भी इनकी जरूरत है। और जो हमारे जो नए लोग हैं, जो आज के युवा हैं, उनको मेरा ये संदेश है कि जो लोक साहित्य है, खास करके पूरा लोक मुक्तक गीत तो आप बचाएं ही बचाएं, इनका संग्रहण करें, इनको गाएं, और अपने हालांकि इनकी प्रतियोगिता करवाएं। हालांकि इस दिशा में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो जैसे नृत्य मंडलियां हैं, जैसे क्लब बने हुए हैं, जैसे कि मेला कमेटियां हैं, साहित्यिक संस्थाएं हैं, या जैसे कि सरकार है, या जो केंद्र सरकार है, सारी जो सभी जो हैं वो लोक साहित्य के लिए, लोक नृत्य के लिए, लोक मुक्त गीतों के लिए, गायन के लिए जो सहयोग दे रहे हैं। समर फेस्टिवल होते हैं, शिवरात्रि मेला होता है, हालांकि देवताओं का मेला, लेकिन तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं,
उसमें भी लोक साहित्य चलता है, लोकगीत चलते हैं, लोक गाथा गीत चलते हैं, मुक्तक गीत चलते हैं। उसी तरीके से ये खत्म होने वाले नहीं है। तो युवाओं को चाहिए कि वो इनको गाएं, इनका संग्रहण करें, इनका संकलन करें। जिस प्रकार से जो पुराने लोग गाया करते थे, पुराने लोगों के बीच में बैठे, क्योंकि इससे परिवार बनेगा, इससे जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के पास बैठने का मौका मिलेगा, उनसे ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति मिलेगी, और बुजुर्गों को भी एक अच्छा प्रेम मिलेगा कि हमारे जो बच्चे वो हमारे पास बैठते हैं, उनको भी एक नई ताकत आएगी, नई ऊर्जा आएगी। मतलब इसका बहुत सारी उपाधि होता है, बहुत सारे इसके लाभ हैं। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि जैसे कि शरीर को दिल की जरूरत है, उसी तरीके से लोक साहित्य की और लोक मुक्तक गीतों की जरूरत हमारे मन को है, हमारे शरीर को है। क्योंकि शरीर और मन दोनों ही चलेंगे। जैसे स्ट्रेस बढ़ जाती है तो बीमारियां पैदा होती हैं। हमारा जो मानसिक सेट नहीं है तभी बीमारी आती है। अगर भोजन अच्छा नहीं है तभी बीमारियां आती हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमारे लिए लोकगीत, लोक मुक्तक गीत और लोक साहित्य को बचाना बहुत जरूरी है। हम सब मिल करके, जैसे कि अब संगीता जी का ये प्रोग्राम चला हुआ है, तो ये भी एक प्रकार से लोक साहित्य, लोक संस्कृति को बचाने का ही एक माध्यम है। सब बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस प्रकार का जो अपने चैनल के माध्यम से आपको हमारी जो लोक साहित्य है, लोक संस्कृति है, लोक इतिहास है, इनको बचा रहे हैं। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आखिर में जो संदेश दिया कि जिस तरह से शरीर को हृदय की ज़रूरत है, उसी तरह से हमारे मन को भी लोक मुक्त गीतों की ज़रूरत है। और आपने कहा कि एक तरह से मानवीय मूल्यों से, मानवीय सरोकार हमें हमारी लोक संस्कृति या हमारे लोक गीतों में देखने को मिलती है। और यदि हम इन सब चीज़ों को भूल जाएँ, तो मुझे लगता है कि वो मानवीय सरोकारों से भी कहीं न कहीं पिछड़ते चले जाएँगे। और बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से आपने बात की कि ये ख़त्म होने वाले नहीं है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी, तकनीक ने विकास किया है, धीरे-धीरे हम फिर अपने मूल की तरफ जा रहे हैं, और संभवतः आने आने वाली पीढ़ी भी जो है इस ओर अग्रसर होगी। एक बहुत अपनी सकारात्मक जड़ों को दृष्टिकोण बचाना ही होगा। जी। एपिसोड समाप्त अपनी अंतिम सीमा की ओर जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी ओर से, अपने सभी दर्शकों की ओर से और खुद की तलाश की ओर से। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज हमें दी इस मंच के माध्यम से। और बहुत सारी बातें जो आपने रखी, मुझे लगता है 1 घंटे के एपिसोड में जितना ज़्यादा ज्ञान बटोरा जा सकता था, वो आपने हमारे साथ साझा किया। ये आपका जो अनुभव है लोक के साथ, जिस तरह से आप जी रहे हैं, वो उस बात का पुख्ता सबूत है आज का ये कार्यक्रम। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप आगे भी हमारे साथ इसी तरह से जुड़ेंगे, और बहुत सारी बातें हम आपसे अभी करेंगे, और विषयों पर भी जो आपने ज्ञान का सागर अपने पास रखा है, उसमें से कुछ बूँदें हम पर भी पड़े तो हम बड़े सौभाग्यशाली समझेंगे खुद को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे अपने यहाँ स्थान दिया। और बहुत सारे साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार। जी, धन्यवाद सर। और सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दर्शकों, आज के इस विशेष कड़ी में हमने बात की ज़िला मंडी के लोकगीतों में जो पारंपरिक लोक मुक्तक गीत है, इस विषय पर अ, मंडी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से होते हुए मंडी में लोक गीतों की क्या विशेष परंपरा है, कौन-कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, और उसके बाद हम लोक मुक्तक गीतों पर आते हुए इसके विषय और शिल्पगत विशेषताओं पर कुछ जानकारी हमने हासिल की। और अंततः कि लोक मुक्तक गीतों की प्रासंगिकता क्या है, और युवाओं को इस ओर क्यों ध्यान देना चाहिए, इन सभी पहलुओं पर हमने चर्चाएँ की। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने सहयोग किया। आप इसी तरह से बने रहिए खुद की तलाश के साथ, हम फिर बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, इसी कड़ी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।